हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं इस चैनल पर नरेशन भी लाऊंगा। टेंस आपका बेसिक से स्टार्ट होगा। क्लास 11-12 की इंग्लिश, 9-10 की जो उनकी एकेडमिक इंग्लिश है वो भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रामर वाला भाग आज से स्टार्ट होने जा रहा है और बिल्कुल बेसिक से दोस्तों ये ग्रामर रहेगा। हो गया, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर रहेगा जिसमें आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप एकदम अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें लगता है कि शायद ही इससे बढ़िया कोई पढ़ाया होगा। ठीक है, पूरी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा टाइम लेकर पढ़ाऊँगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं अगर तेईस पढ़ाइए कुछ बच्चों को समझ में आए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो पूरी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नरेशन। आपका नरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या कहते हैं, फिर टेंस पहले स्टार्ट करूंगा। कारण ये है कि विदाउट टेंस जाने हुए आप नरेशन नहीं जा सकते हैं और ना ही आप क्या ठीक से ढंग से एक्टिव वॉइस पैसिव नहीं जा सकते हैं। उसके बाद बहुत से दिक्कतें आपको आएंगी। तो चलिए दोस्तों, हमने टेंस स्टार्ट कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए श्री गणेशाय हो चुका है उसका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन। ओके, एक मिनट। नरेशन पूरा एक एक चीज़ का मैं हिंदी अर्थ बताते चलूँगा। नरेशन का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन। हो गया। नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन। और कथन दो तरीके से हो सकते हैं। हो गया, एक प्रत्यक्ष कथन होता है और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन होता है। ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कथन होता है। ठीक है, जैसे नरेशन का अर्थ कथन होता है। हो गया। और कथन को दो तरह से होते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। हम प्रत्यक्ष कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। और इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन को इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप समझ गए ना। इसीलिए हम नरेशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं इसको। ओके दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिएगा तो आप बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा नोट्स आप लोग हैंड रिटन ले सकते हैं। ठीक है, तो नरेशन दो। अब नरेशन जान गए, कथन जिसका हम कथन दो होते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जो भी हम बात बोलते हैं वो कथन ही होता है। ओके, तो वो एक तरह से हम डायरेक्ट कह देते हैं कभी सामने से। हो गया, इसे प्रत्यक्ष कथन कहा गया। और अप्रत्यक्ष कथन मतलब इनडायरेक्ट कथन हो गया। हो गया, यानी कि कही गई बात को किसी और ने जाकर अपने शब्दों में कहा, उसे इनडायरेक्ट कथन बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कहा गया। अब आइए हम एक एक लोग को बारीकी से पढ़ते हैं। हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन मतलब हमने कहा
प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। यानी जब वक्ता मतलब स्पीकर, जब हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए उसे डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दी। जैसे मान लीजिए किसी ने व्यक्ति कहा आपसे और आपने बिना कुछ परिवर्तन किए हुए एकदम ज्यों का त्यों हूबहू वही लाइन बोल दिया, इसे बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट नरेशन। तो मैं लिख देता हूं, जब वक्ता मतलब स्पीकर हो गया, स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों क्या किया जाए, कह दिया जाए, ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक आप देखें इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहा गया, आइए इनडायरेक्ट नरेशन को भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, देखिए, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को, यानी जो वक्ता जो ही बात कहता है उसे जाकर अपने शब्दों में बयां किया जाए, अपने शब्दों में बताया जाए, ठीक है। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में जाके कहा जाए उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कहा, आपने यही बात को अपने शब्दों में किसी और से कहा तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ओके, तो क्या बोलेंगे, जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में ठीक है, अपने शब्दों में, जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में प्रकट किया जाए तो उससे क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जब वक्ता जो ही बात कहा उसको हम अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, उससे इनडायरेक्ट नरेशन हम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डायरेक्ट नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं। डायरेक्ट नरेशन को हम दो भागों, देखिएगा, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सीखते हैं। पहले डायरेक्ट तो जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं। पहले इधर देखिए, डायरेक्ट नरेशन के क्या भाग हैं, इसके हम भाग पढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन के भाग, कितने भाग हैं डायरेक्ट नरेशन के भाग, तो बता दो दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। कितने भाग हैं, हो गया। इसके डायरेक्ट नरेशन का जो निर्माण है दो भागों से हुआ है। इसका दो भाग हैं, वो कौन है भाई, एक आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, एक है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है दूसरा, क्या भाई, रिपोर्टेड। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच।
तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो डायरेक्ट नरेशन है दो भाग है ना, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है इसको ध्यान दीजिए आप लोग, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं इसको ध्यान, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है भाई, जिस क्रिया की सहायता से या जिस क्रिया से वक्ता अपनी बात कहे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके अंत में क्या लगाते हैं हम, कॉमा लगाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखते चलिए। जिस क्रिया की सहायता से वक्ता, ये वक्ता है, जिस क्रिया से हो गया वक्ता क्या करे, अपनी बात कहता है, जिस क्रिया के साथ वक्ता अपनी बात कहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहे उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसके अंत में क्या लगा होता है, इसके अंत में कॉमा, क्या होता है, कॉमा लगा होता है। इसके अंत में कॉमा लगा होता है। ओके, इसके अंत अभी हम बता रहे हैं कैसे होता है, पहले इसको जान लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, देखिएगा राम सेड टू मीरा, राम सेड टू मीरा, ओके, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। चलिए ठीक है, यही लिख देते हैं। ये आपका हो गया एक डायरेक्ट स्पीच, हो गया डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं ना। तो राम सेड टू मीरा आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखिए बाहर वाला जो क्वेश्चन राम ने कहा, भाई जिस क्रिया से राम ने कहा, क्रिया क्या है, सेड, किसने कहा, राम ने कहा, किससे, मीरा से। तो जिस क्रिया से वक्ता ने अपनी बात को कहा, क्रिया से साथ किसने कहा, राम ने कहा। तो यही क्रिया आपकी बाहर वाले जो ये पोर्शन है जिसके अंत में क्या लगा है, कॉमा लगा है, आपको क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, वक्ता द्वारा जो भी बात कही जाती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। यानी जो भी बात वक्ता कहता है, तो इसको हम भी लिख लेते हैं, वक्ता जो कुछ भी कहे, वक्ता जो कुछ भी कहे उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे हम कहाँ लिखें, डबल इन्वर्टेड कामा है ना, ये डबल घेरे हुए है ना, डबल इन्वर्टेड कामा ये घेरे हुआ है, इसे क्यों, इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, DOUBLE, इसे डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा, ठीक है, इसे डबल इन्वर्टेड कामा ऐसे के अंदर लिखते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। यानी ये है जो है आई विल नॉट गो टू स्कूल, जो है ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है।
ठीक है, यानी डबल एंड कॉमा के अंदर जो भी बात कहा गया इससे रिपोर्ट स्पीच कहा गया। और यहाँ देखिए तो जो बात जिस क्रिया के साथ से राम ने मीरा से कहा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। ठीक है दोस्तों, आपने क्या समझा पहले ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने नरेशन देखा, नरेशन को हमने दो भागों में बांटा। नरेशन मतलब कथन होता है या स्पीच कहते हैं इसी को हम, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके स्पीच कथन दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, मतलब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसीलिए इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है भाई, हमने डायरेक्ट नरेशन देखा क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों क्या किया जाए, कह दिया जाए, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहा गया था, जब वक्ता की बात को अपने शब्दों में, किसमें, अपने शब्दों में प्रकट किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर देखिए हमने डायरेक्ट नरेशन क्या देखा, डायरेक्ट नरेशन का दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जिस क्रिया से, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जिस क्रिया से वक्ता अपनी बात कहे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसके अंत में कॉमा लगा होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच जो कुछ भी कहे, वक्ता जो कुछ भी कहे उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये देखिए इसके अंदर कॉमा लगा है, असेड क्रिया है, कहना, तो राम ने मीरा से कहा, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है, जो भी कुछ कहा जा रहा है जो वक्ता द्वारा, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पूरा आपको नरेशन पढ़ाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। आप चाहे एसएससी की एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम, चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हों, ये सब 9, 10, 11, 12, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर ऊपर तक जितने बच्चे हैं, जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को बारीकी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ से इसका कोई भी 1 रुपया नहीं लगेगा दोस्तों, पूरा बेसिक से हाई तक है। आइए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, अब मेन रूल आते हैं हम लोग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, देखिए भैया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने कैसे बनाया जाता है। इसके लिए 3 नियम हमको सीखने होंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुल 3 नियम सीखने होंगे हमें, हो गया। पहले हमें पर्सन परिवर्तन का नियम सीखना होगा। पर्सन, पहले हमें पर्सन क्या होता है इसका जानना, पर्सन परिवर्तन कैसे, पर्सन कौन कौन से हैं, कैसे बदलते हैं इसका, तो पहले हमें पर्सन परिवर्तन का नियम देखना होगा। पर्सन परिवर्तन का हमें नियम देखना होगा। दूसरा क्या है, टेंस का नियम। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, टेंस का नियम पढ़ना होगा। ठीक है, पहला पर्सन परिवर्तन नियम, दूसरा है टेंस का नियम, और तीसरा है कनेक्टिव जोड़ने का नियम। कनेक्टिव जोड़ने का नियम। ओके, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुल 3 नियम हैं, पर्सन परिवर्तन का नियम, टेंस का नियम और कनेक्टिव जोड़ने का नियम। कुल 3 नियम है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप आगे नहीं सीख सकते। यूँ कहें तो आप पूरा सीखिए, एक भी लाइन मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक लाइन का अपना अपना महत्व है। ओके, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं नरेशन, उनके लिए भी है, पूरा बेसिक से हाई तक सीख सकते हैं। तो कनेक्टिव जोड़ने का नियम देखिए, 3 नियम है, इन तीनों नियम को पढ़ना होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं पर्सन परिवर्तन का नियम क्या है। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे पर्सन परिवर्तन का नियम। पर्सन परिवर्तन का नियम क्या कहता है, पर्सन परिवर्तन का नियम क्या कहता है। ओके, अब देखिएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में 3 पर्सन होते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में कुल कितने पर्सन होते हैं,
3 पर्सन होते हैं। कौन होते भाई? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बात को कहे, जो बात कहे, यानी जो बात को, यानी जो बोलता है, जो कहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं, इसमें कौन आते हैं? आई और वी आएंगे। कौन आएंगे? आई और वी। जो बात कहे उसे क्या कहेंगे? आई और वी। जिससे बात कही जाए, सेकंड पर्सन किसे कहता है? जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन यू। जिससे बात कही जाए उसे सेकंड पर्सन हम यू कहेंगे। थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, जिससे बात कही जाए यू, जिसके बारे में बात कही जाए, हो गया, उसे क्या बोलेंगे? ही, शी, इट, दे। कि भाई थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाए, ही, सी, इट, दे। ओके, अरे बस समझ में। तो हम पर्सन क्या होता है, पर्सन जान गए ना। पर्सन ग्रामर में हम 3 पर्सन पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात को कहे, आई और वी। सेकंड पर्सन में जिसके बारे में बात कही जाए, यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाए, नहीं, जिसके बारे में बात कही जाए, जिससे बात कही जाए वो सामने वाला है, यू है। जिससे हम बात कहेंगे वो सामने वाला ही होगा ना, यू होगा। आप लोग हैं तो यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रहा है, थर्ड पर्सन होगा, वो ही, सी, इट, दे होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लोग जान गए ना किसे कहेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग पर्सन पढ़े, पहला हमने देखा पर्सन। अब पर्सन को हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के अनुसार कैसे बांटा गया है। हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, पर्सन को हम क्या करेंगे भाई? पर्सन को हम प्रोनाउन के आधार पर उसका डिवीज़न देखें, कैसे उसको डिवाइड किया गया है। आप लोग को पूरा बाकायदे से इसको सीखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का मैं नोट्स एकदम बना कर रख रहा हूँ, ताकि आप लोग को चाहिए नोट्स पढ़ने के लिए तो बताइएगा कि ये नोट्स ही मैं अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आप लोग पूरी की पूरी चीज़ें सीख जाएं। यहाँ से देख लें, नई नोट्स पूरा है तो आप पूरा कर लें। पूरा ये इंटर 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, पूरा बियॉन्ड रूप में दिया गया है। यानी बेसिकली मान लीजिए इंटर तक तो एकदम पूरा कन्फर्म है कि इससे कहीं क्वेश्चन छूट जाए। ठीक, और पर कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, उससे ज़्यादा ही पढ़ा दूंगा मैं। तो पर्सन परिवर्तन के हम देखेंगे इस स्वरूप को कुछ प्रोनाउन के आधार पर या सारणी के आधार पर हम देखेंगे कैसे होगा। तो हम लिखते हैं पर्सन परिवर्तन के इस स्वरूप को, पर्सन परिवर्तन के इस स्वरूप को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्नलिखित सारणी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पर्सन परिवर्तन के इस स्वरूप को निम्नलिखित सारणी से द्वारा प्रदर्शित किया सकता है। हो गया। अब देखिए हम उस सारणी को कैसे बांट रहे हैं। इस सारणी को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, पहले पर्सन। ओके, पहले हम पर्सन के बारे में खींच दिए। उसके बाद हम देखेंगे नॉमिनेटिव
सो फ्रेंड, पहले हम पर्सन लिखेंगे, उसके बाद नॉमिनेटिव लिखेंगे। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव। उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लिखेंगे पॉसेसिव। पॉसेसिव में दो आते हैं। पॉसेसिव में दो आते हैं। हो गया। इसमें एक आता है आपका एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, और एक आता है प्रोनाउन की तरह। ठीक। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। जब आप ग्रामर की अच्छी बुक खरीदेंगे तो वहाँ वो दिया रहता है। ठीक है। हम लोग पर्सन को पढ़ रहे हैं उनके डिवीज़न के आधार पर, कैसे पर्सन को बांटा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। पर्सन हम देखेंगे, ये नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता कारक, जो सब्जेक्टिव कैसे बोलते हैं इसे ऑब्जेक्ट माने कर्म कारक। पॉसेसिव मतलब अधिकार, इसमें एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और प्रोनाउन आएंगे। पहला आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या देखे थे हमने, आई और वी देखा था। याद रखिएगा नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव कर्ता कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो आई और वी। ठीक, आई सब्जेक्टिव, वी सब्जेक्टिव है। आई का क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। हो गया। और अपने लिए ये माई यूज करता है। क्या करता है, माई यूज करता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और ये अपने लिए माई यूज करता है। ठीक है। और इसका प्रोनाउन क्या होता है, माइन। क्या होता है, माइन। ठीक। फिर देखिएगा वी का है, वी क्या, वी मतलब हम लोग, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। उसके बाद क्या होता है, अपने लिए अवर यूज करता है, और इसका प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स यूज होता है। ठीक है। तो आई का मी अपने लिए माई, और ये प्रोनाउन का माइन होता है। वी का अपने लिए, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, अपने लिए अवर यूज करेगा एडजेक्टिव, और प्रोनाउन क्या अवर्स होता है। ठीक है। ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब आइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। इसका पॉसेसिव क्या होता है, योर होता है एडजेक्टिव फॉर्म में, और इसका प्रोनाउन के रूप में योर्स होता है। ठीक। अब आते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन आपके ही, शीट, शी, इट, दे आते हैं। तो ही, सी, इट, दे हो गया। हो गया। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। इसका पॉसेसिव अपने लिए क्या करता है, हिज होता है। अपने लिए हिज करता है, लेकिन इसका हम प्रोनाउन नहीं होता, इसका प्रोनाउन नहीं होता है। सी का क्या होगा, हर होगा। सी अपने लिए हर यूज करती है, और इसका पॉसेसिव क्या होता है, हर होता है। पॉसेसिव भी इसका हर होता है, और इसका प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है। ठीक है। इट क्या होता है भाई, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होगा। अपने लिए ये इट से यूज करता है, और ये इसका प्रोनाउन नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, और यहाँ पर क्या होगा अपने लिए, दियर, और ये क्या होगा, दियर्स, THEIRS, दियर्स। गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके। इसको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको आप बिना जाने हुए ग्रामर को सही तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बदल पाएंगे।
मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट ही है, हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट यू है, यू है। अब यू को, हो गया, हमें क्या करना है, सेकंड पर्सन है, हो गया। यू को हमें किसी व्यक्ति के अनुसार चेंज करना है, किसी आदमी के अनुसार, हो गया। तो किसी लड़के के अनुसार तो लड़कों के लिए ही होता है, नहीं, तो यू जब हम ही लिखेंगे। अगर यू किसी लड़की का नाम लड़की के लिए आ रहा है तो उसके लड़की के लिए हम क्या शी लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें हर को चेंज करना है आई के अकॉर्डिंग, आई अपना हर भेजेगा अपने, जैसे शी का अपने लिए हर होता है ना, जैसे थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन चलिए मैं इसको लेता हूँ मी जो है मान लीजिए सी के अनुसार चेंज करना है, मी को सी के अनुसार चेंज करना है। तो मी जो है किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो आई का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है, सी के अनुसार हो रहा है चेंज। तो सी अपना अपना ऑब्जेक्ट भेजेगी ना, तो सी का अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ऐसे ही मान लीजिए अस है, अस को हमें यू के अनुसार चेंज करना है, हो गया। तो अस वी का ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। एक बात याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आई की जगह यू नहीं आ सकता, मान लो आई को चेंज करना है यू के अनुसार, तो ये क्या कहते हैं, यू ही आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। आई को मान लो ही के अनुसार चेंज करना है, तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, हिम नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि पॉसेसिव है, जैसे माई है, माई किसका पॉसेसिव है, आई का है, तो माई की जगह पॉसेसिव ये आएगा। मान लीजिए ही अपना पॉसेसिव यूज करेगा, ठीक है। मान लीजिए माई को ही के अनुसार चेंज करना है, तो ही थोड़ी ना आ सकता वहाँ पर, ये क्या पॉसेसिव है ना, तो पॉसेसिव की जगह पॉसेसिव ही आएगा, तो यहाँ पे ही का पॉसेसिव क्या होता है, हीज भेजेंगे यहाँ पर, हो गया। आपको ये बताना है कि पॉसेसिव की जगह पॉसेसिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, नॉमिनेटिव की जगह नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव लिखेंगे। दोस्तों आज मैं इतना पूरी ताकत से पढ़ाया हूँ आप लोग को, पूरी बात को एक बारीकी से लिख करके पढ़ाया है। और इस वीडियो का फ़ायदा आप ही लोग नहीं, मतलब कि जो लोग एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी की जहाँ पर इंग्लिश आता है वो सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा बिना 1 रुपये लिए, पूरा बेसिक से लेके हाई तक, ठीक है दोस्तों। पूरा बढ़िया से इसका नोट्स बना के रखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बोलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ आप जाइए ले लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िए। और जिनको ज़रूरत है दोस्तों ना, भाई बहन दोस्त, हो गया, वहाँ तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, उनके तक जरूर शेयर करिए। और गारंटी दे रहा हूँ कि आप सबसे अच्छी तरह से ग्रामर सीखेंगे। पूरा पोर्शन पढ़ाऊँगा मैं ग्रामर का, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे हाई स्कूल का है, चाहे जो भी हो, ठीक है, पूरा बेसिक से लेके हाई तक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।